कभी कभी रात की खामोशी में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी किसी पुराने घर से आती है एक अनजानी सिसकी, और कभी हवा में तैरती है किसी अधूरी दुआ की गंध। लोग कहते रहे ये सब वहम है, पर जो देख लेता है, जो सुन लेता है, वो जानता है हर रूह की अपनी एक कहानी होती है। ये वही कहानियां हैं जहां डर, दर्द और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां अंधेरा भी बोलता है और खामोशी भी चिल्लाती है। तो अब अपने कमरे की बत्तियां बुझा दो, कानों में हेडफोन लगाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी किस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महीप है और मैं महाराष्ट्र के जलगांव से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी घटना की कहानी है जिस घटना को मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं। और वो घटना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ हुई थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 9 साल पहले से होती है। आज से 9 साल पहले जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम पर एक दिन जब हम सभी घर वाले एक साथ बैठे हुए थे, तो उस वक्त मैं अपने घर वालों से कहता हूं कि हम लोगों को कहीं पर घूमने गए हुए काफी लंबा टाइम हो गया है। पिछले काफी दिनों से हम सभी लोग एक साथ कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गए हैं। अब उस वक्त मैंने उन लोगों से ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैं उस टाइम पर अपनी स्कूल की पढ़ाई ही कर रहा था, और वो जो टाइम था वो गर्मियों का टाइम था। उस वक्त मैंने अपनी 11वीं क्लास क्लियर कर ली थी और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो इसी वजह से गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने घर पर ही था, और हर साल ही हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते थे। लेकिन पिछले काफी लंबे टाइम से हम किसी लंबे टूर पर कहीं घूमने नहीं गए थे। पिछले 2-3 सालों से हम आसपास की ही किसी जगह पर घूम कर आ जाते थे। तो इस बार जैसे ही मैंने अपने घर वालों से ये बात कही, तो मेरे मुंह से ये बात निकलते ही मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि यार अपने को इस बार राजस्थान के पुष्कर घूमने चलना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पर काफी अच्छे अच्छे देखने लायक मंदिर हैं और पुष्कर एक बड़ा तीर्थ स्थान भी है। तो हम लोग इस बार कहीं पिकनिक वगैरह मनाने के बजाय एक तीर्थ स्थान पर घूमने चलते हैं। पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और अच्छे दर्शन भी हो जाएंगे। अब जैसे ही मेरे पापा ने राजस्थान घूमने जाने की बात कही, तो मैं उनसे कहता हूं कि पापा फिर पुष्कर ही घूमने चलेंगे, तो हम लोग कुछ 2-4 फोर्ट भी घूम कर आएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जो राजस्थान के फोर्ट हैं वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर हैं, और आज भी वहां पर जो कोई भी घूमने जाता है तो उसको एक राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती है। अब उस दिन इसी तरह की चर्चा करके हम लोग ये तय कर लेते हैं कि हम अगले मंडे को घूमने के लिए निकलेंगे। अब जब मंडे का फिक्स हो गया था, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मंडे को आने में अब सिर्फ 3 दिन का ही टाइम बचा हुआ था। इसी वजह से हम सभी लोग घूमने जाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे घर में तो हम सिर्फ 5 लोग ही थे, और मेरे पापा के पास जो कार थी वो एक 7 सीटर कार थी, इसी वजह से मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे मामा को भी अपने साथ घूमने के लिए बुला लेती हूँ। अब मेरी मम्मी के मुंह से मामा का नाम सुनते ही एक पल के लिए तो मेरे पापा के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे, जैसे कि वो ये ना चाहते हो कि मेरे मामा हम लोगों के साथ घूमने जाएं। और शायद ऐसा लगभग हर जगह पर ही होता है। लेकिन फिर जब मैंने भी मेरे पापा से कहा, तो मेरे पापा मेरे मामा और मामी को हमारे साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही पापा ने परमिशन दी, तो मम्मी बड़ी खुश होते हुए दौड़कर कमरे में जाती हैं और फोन उठाकर उसी वक्त मेरे मामा को इन सब चीजों के बारे में बता देती हैं। अब इसी तरह से फिर मंडे भी आ जाता है, और मंडे वाले दिन हम लोग सुबह के 7 बजे के आसपास में हमारी उस ट्रिप पर निकल चुके थे। अब क्योंकि मेरे पापा के पास एक 7 सीटर गाड़ी थी, तो हम लोगों को किसी दूसरी गाड़ी को लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हम सारे के सारे 7 लोग उसी एक गाड़ी में आराम से बैठ गए थे। लेकिन अब क्योंकि सफर लंबा था, इसी वजह से हम लोगों को बीच बीच में काफी जगह पर रुकना पड़ रहा था। हम लोगों ने हमारी उस ट्रिप का 10 दिन का प्लान फिक्स किया था कि हम लोग 10 दिन तक राजस्थान घूम कर आएंगे। इसी वजह से सभी लोगों ने अपना काफी सारा सामान भी ले लिया था। लेकिन वो जो सामान था वो हमारी गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, और जिन बैग्स में सामान था उनके ऊपर पापा ने कवर लगा दिया था, ताकि अगर रास्ते में गलती से कहीं पर बारिश भी आ जाए
तो इन बैग्स में हमारा जो सामान है वो बारिश की वजह से गिला ना हो। अब हम लोग उस ट्रिप पर निकले तो अच्छे काम के लिए थे, लेकिन घर से निकलते वक्त हम में से किसी एक शख्स ने भी ये बात नहीं सोची थी कि आगे चलकर हमारे साथ इस ट्रिप पर कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की है। और ऐसे ख्याल उस टाइम पर किसी के दिमाग में आते भी नहीं है, क्योंकि हर कोई घूमने जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में ही सोचता है। लेकिन कभी कभार आप लोगों ने भी अपने घर पर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कहीं पर जाते वक्त अगर कोई अपशगुन हो जाए तो अपने को उस जगह पर जाने से बचना ही चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये अपशगुन वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंडे वाले दिन जब हम लोग सुबह के 7 बजे के टाइम पर हमारी उस ट्रिप के लिए निकल रहे थे और मैं सभी लोगों के जो बैग्स थे उनको ले जाकर मेरे पापा की गाड़ी में ऊपर रखवाने में मदद कर रहा था, तो उसी टाइम पर जब मेरी मम्मी घर से बाहर निकल रही थी तो घर से बाहर निकलते वक्त किसी चीज से टकराने की वजह से हमारे घर की जो खिड़की थी उसका कांच टूट गया था। दरअसल उस वक्त मम्मी कोई सामान उठाकर घर के अंदर लेकर जा रही थी, जो कि अमूमन हमारे घर के बाहर ही पड़ा रहता था। पर मम्मी ने सोचा कि शायद हो सकता है जब तक हम लोग वापस लौटे तब तक इसको कोई उठाकर ले जाएगा, क्योंकि हमारे घर के बाहर की तरफ जो 4 दीवारी थी उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई उसके ऊपर से कूद कर अंदर ना आ सके। अब हम लोग तो 10 दिन के लिए घर से बाहर रहने वाले थे, तो ऐसे में घर का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। इसी वजह से मम्मी उस सामान को उठाकर घर के अंदर लेकर जा रही थी, लेकिन तभी सामने से मैं बैग लेकर आ गया और उसी दौरान साइड में होने के चक्कर में मम्मी से वो खिड़की का कांच टूट जाता है। जैसे ही कांच टूटा तो उसकी काफी तेज आवाज हुई और पूरे फर्श पर वो कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए थे। जैसे ही ये चीज हुई तो मेरी मम्मी चौंकते हुए कहती हैं कि ये तो अपशगुन हो गया, घर से निकलते वक्त ही कांच का टूट जाना बहुत बड़ा अपशगुन है। ये बात कहकर वो मेरे पापा की तरफ काफी हैरानी से देखने लगी थी, लेकिन तभी मेरे पापा मेरी मम्मी से कहते हैं कि अरे सावित्री, तुम भी फालतू में ही इन सब चीजों पर इतना ध्यान दे रही हो, तुमने देखा नहीं, ये तो गलती से टूटा है और अब टूट गया है तो टूट जाने दो, वापस आने के बाद मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा। अब तुम जल्दी करो, हम लोगों को पहले से ही काफी ज्यादा लेट हो रहा है। तुम्हारे भाई और भाभी बस स्टॉप पर खड़े खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं और पिछले काफी टाइम से वो फोन कर करके मेरे कान खा रहा है कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। अब जब पापा ने ये बात कही तो मामा वाली बात सुनते ही मम्मी भी उस बात को दिमाग से निकाल देती है और उसके बाद हम लोग अपने घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के लगभग 10 किलोमीटर बाद ही झलगांव के एक बस स्टॉप पर मेरे मामा और मामी खड़े हुए थे, जिनको हम लोगों ने पिक कर लिया था। अब जिन भी लोगों को उस ट्रिप पर जाना था वो सारे लोग उसी एक कार में थे और हम लोग बड़े ही एंजॉयमेंट के साथ हमारी उस ट्रिप को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन रास्ते में भी बार बार मेरी मम्मी उस कांच टूटने वाली बात के बारे में मेरी मामी से चर्चा कर रही थी। जब मम्मी ने मामी को वो बात बताई तो मामी ने भी उनसे कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन था, कहीं आज हम लोगों ने इस ट्रिप पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। पर तभी मेरे पापा फिर से उन दोनों को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों को इसी तरह की बातें करनी है तो मैं यही गाड़ी रोक देता हूं, तुम यहीं पर उतर जाओ। अब पापा के इस तरह से गुस्से में ये बात कहने पर वो दोनों चुप हो जाती हैं और उसके बाद उस पूरी ट्रिप पर कोई भी उस चीज के बारे में चर्चा नहीं करता है। लेकिन भले ही हम लोगों ने उस चीज को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था या हम उस चीज के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ होने वाली अनहोनी का संकेत तो हमें घर से निकलने से पहले ही मिल चुका था और शायद हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। इसी वजह से भगवान जी ने हम लोगों को सतर्क रहने के लिए पहले ही से ही वो इशारा कर दिया था। पर क्योंकि हम लोग अब मॉडर्न जमाने के हो गए हैं तो इन सब चीजों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, जिसके चलते आगे जाकर होने वाली उस अनहोनी का हम लोग शिकार हो गए थे। बाकी हमारे साथ कौन सी अनहोनी हुई थी और ऐसा कौन सा डरावना हादसा हुआ था जिसकी आज मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूं, इसके बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। अब जब हम लोग मंडे वाले दिन सुबह के 7 बजे के वक्त महाराष्ट्र के जलगांव के पास में मौजूद हमारे उस गांव से निकले थे, तो जलगांव से तो हमने हमारे मामा और मामी को पिक कर लिया था और उसके बाद हम लोग उस पूरे दिन ड्राइव करके यूपी से होते हुए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक पहुंच गए थे। जैसे ही हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ में एंटर किया तो मैं मेरे मम्मी पापा से कहता हूं कि पापा
मैंने सुना है कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और जो पद्मावत फिल्म बनी थी वो भी इसी किले के ऊपर बनी थी। तो मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि एक बार हम लोग पुष्कर घूम आए, फिर वापस लौटते वक्त ये चित्तौड़गढ़ वाला किला भी देख लेंगे। अब मेरे पापा ने उस वक्त मुझसे ऐसा कह तो दिया था, लेकिन उस टाइम पर कार में बैठे हुए किसी भी शख्स को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वापस लौटते वक्त हम लोग कभी भी चित्तौड़गढ़ वाला किला देख ही नहीं पाएंगे। उस चित्तौड़गढ़ वाले किले के साथ साथ हम लोगों ने बाकी के भी जयपुर के आसपास के जितने किले थे उनको देखने की प्लानिंग रास्ते में जाते वक्त ही बना ली थी, क्योंकि जो पुष्कर शहर था वो जयपुर के पास में ही था। जयपुर से कुछ ही घंटे की दूरी पर आगे निकलने के बाद अजमेर आ जाता है, और शायद उसी के पास में वो पुष्कर शहर पड़ता था। लेकिन क्योंकि ये बात आज से 9 साल पहले की थी, तो उस टाइम पर गूगल मैप का लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे, और उस टाइम पर मेरे पापा के पास कोई एंड्रॉयड फोन भी नहीं था। वो एक सिंपल सा फोन यूज किया करते थे। इसी वजह से हम लोग बिना किसी गूगल मैप के सहारे के ही उस ट्रिप पर निकले हुए थे। तो अब जब हम लोगों ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रात के लगभग 10 बजे तक एंट्री कर ली थी, तो उसके बाद मेरे पापा हम लोगों से कहते हैं कि अब मेरी तो गाड़ी चलाते चलाते पूरी तरीके से कमर अकड़ चुकी है, अब मुझसे तो और ज्यादा कार नहीं चलाई जाएगी। पापा के मुंह से ये बात सुनते ही मेरी मम्मी उनसे कहती हैं कि कोई बात नहीं, विष्णु गाड़ी चला लेगा। अब ये जो विष्णु नाम का शख्स था ये और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा जी ही थे। पर जैसे ही मम्मी ने मामा जी के बारे में गाड़ी चलाने के लिए कहा, तो मेरे पापा के चेहरे पर फिर से वही गुस्से वाले भाव आ जाते हैं, और उनके चेहरे पर वो गुस्से वाले भाव देखकर मेरी मम्मी भी आगे कुछ नहीं बोलती हैं। पर फिर हम लोग वहां पर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, और उसके बाद मेरी मम्मी जो घर से ही एक दिन का खाना लेकर आई थी, हम वही उस खाने को खाने लगते हैं। अब रात के लगभग 10 से 11 बजे तक खाना वाना खाकर और थोड़ा बहुत इधर उधर टहल कर हम लोग फिर से हमारी उस ट्रिप पर आगे की तरफ निकल चुके थे, और अब भी गाड़ी मेरे पापा ही चला रहे थे। अब उस ट्रिप के पहले दिन तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये लगे कि हमने इस ट्रिप पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जैसे ही अगला दिन हुआ, और अगला दिन होने के बाद हम लोग दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास में फिर से हमारी कार में रवाना हुए, तो उस वक्त हम लोगों ने ये सोच लिया था कि अब हम लोग सीधा पुष्कर जाकर ही स्टे करेंगे। उस पहली रात तो हम लोगों को रास्ते में एक अच्छा खासा होटल मिल गया था, जिसमें हम लोगों ने नाइट स्टे कर लिया था, और फिर दोपहर के लगभग 12 बजे तक नहा धोकर हम लोग फिर से हमारी उस तीर्थ यात्रा पर आगे की तरफ निकल चुके थे। लेकिन अब इससे आगे जो कुछ भी हमारे साथ होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना होने वाला था। दरअसल उस पहली रात जिस जगह पर हम लोगों ने नाइट स्टे किया था वो एक कोटा का होटल था, यानी कि हम लोग रात को पूरा चित्तौड़गढ़ पार करने के बाद कोटा में एंट्री कर चुके थे, और फिर उसके बाद हमने वहां पर एक होटल ले लिया था। पर अब क्योंकि सुबह होने के बाद हम फिर से हमारी उस जर्नी पर आगे की तरफ निकल चुके थे, तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हम लोग अब सीधा पुष्कर जाकर ही रुकने वाले हैं। पर उस वक्त हम में से किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी कि हम कभी भी पुष्कर पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच रास्ते में ही हमारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिस घटना की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल उस दिन भी सुबह से लेकर शाम तक मेरे पापा ने ही ड्राइव किया था, क्योंकि उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा छोटा था और पापा के अलावा किसी को ठीक तरीके से कार चलाना आता नहीं था। हालांकि मेरे मामा को कार चलाना आता था, लेकिन उनके ऊपर मेरे पापा को विश्वास नहीं था। पापा का ऐसा मानना था कि पूरी फैमिली साथ में है, और गलती से भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी वजह से वो थोड़ा बहुत परेशान होकर खुद ही उस पूरे सफर में गाड़ी को चला रहे थे। हालांकि बीच बीच में वो हर 1 से 1.5 घंटे के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहे थे। पर अब वो दिन भी पूरा सुबह से लेकर शाम तक हमारा गाड़ी में ही गुजर जाता है, यानी कि उस दिन भी हमारी गाड़ी नॉन स्टॉप चलती जा रही थी। पर शाम होते होते हम लोगों ने पूरा जयपुर शहर पार कर लिया था। जब हम लोग जयपुर में एंट्री कर चुके थे तो उसी वक्त मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा था कि हम अभी तो शहर के बीच में हैं, तो हम किसी होटल में रुककर खाना खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी जो घर से खाना लेकर आई थी वो अब तक खत्म हो चुका था और अब हम लोगों को कहीं बाहर का ही कुछ खाना था। इसी वजह से मम्मी ने पापा से ऐसा कहा था। पर मेरे पापा मम्मी से कहते हैं कि मौसम थोड़ा खराब होने वाला है और आगे का जो रास्ता है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत सुनसान है, तो इसी वजह से हम लोग जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी इस बीच वाले सुनसान रास्ते को पार कर लें, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि उस वक्त जब हम उस कार से जयपुर के बीच से होकर निकल रहे थे तो आसमान में बिल्कुल काले काले बादल छा गए थे। और क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो आप जानते हो कि गर्मियों के मौसम में अक्सर शाम के वक्त या रात के वक्त बारिश आती ही है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं चाह रहे थे कि बारिश की वजह से हम लोग यही जयपुर में ही फंस कर रह जाएं और हमारा एक दिन और खराब हो। तो अब हम सभी लोग पापा की बात मान लेते हैं और बिना खाना खाए ही हम आगे की तरफ निकल चुके थे। हालांकि हमारा खाना खाने का प्लान था, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि 2-3 घंटे का सफर और कर लेंगे तो हम अजमेर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद उस वक्त हम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे थे, क्योंकि उस दिन हम ना ही तो पुष्कर पहुंच पाए और ना ही अजमेर पहुंच पाए, बल्कि उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए। और उस रास्ता भटकने के साथ साथ ही हमारे साथ वो सारी चीजें होना शुरू हो गई थी। दरअसल अभी हम लोग जयपुर से निकलने के बाद एक हाईवे से होकर ही अजमेर की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी हमें एक पुलिया के ऊपर एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई दिया और उसके चारों तरफ काफी सारे लोग खड़े हुए थे। उस चीज को देखकर हमें यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि शायद अभी कुछ टाइम पहले ही ये ट्रक यहाँ पर इस तरीके से पलटा है। लेकिन फिर तभी हमें दिखाई दिया कि उस पुलिया से पहले ही नीचे की तरफ से होकर बाकी की सारी जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। तो इसी वजह से मेरे पापा भी उसी तरफ हमारी गाड़ी को घुमा लेते हैं। पर जैसे ही हमारी गाड़ी उस पुलिया से नीचे की तरफ उतरी और हम लोग बाकी की उन गाड़ियों का पीछा करते हुए जब आगे की तरफ गए तो आगे की तरफ भी रास्ता बिल्कुल बंद था। तो ऐसे में हम लोग वहीं पर फंस चुके थे। पर तभी मेरे मामा हम लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर फंसे हुए ही हैं, तो मैं कुछ देर नीचे उतरकर टॉयलेट करके आता हूँ। हम लोगों से ऐसा कह के मेरे मामा हमारी कार से नीचे उतर जाते हैं। पर जैसे ही वो 4 से 5 मिनट बाद वापस आते हैं तो वापस आकर हम लोगों को बताते हैं कि आगे की तरफ एक रास्ता है जो शायद फिर से इसी हाईवे पर निकलता होगा, तो हम लोगों को उस रास्ते से चलना चाहिए। आखिर हम लोग कब तक यहाँ इसी तरीके से फंसे रहेंगे, क्योंकि जिस पुलिया के नीचे से होकर हमारे साथ साथ जो बाकी के मुसाफिर थे वो आगे निकलने की सोच रहे थे, उस रास्ते पर आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो रास्ता आगे की तरफ से पूरी तरीके से ब्लॉक था। अब क्योंकि रास्ता ब्लॉक था तो उसकी वजह से ना ही तो हम लोग आगे की तरफ जा सकते थे और ना ही वापस पीछे की तरफ जा सकते थे, क्योंकि हमारे जैसे ही पीछे की तरफ से आने वाले बाकी के लोग भी अपनी अपनी गाड़ी को लेकर नीचे की तरफ आ गए थे और वहां नीचे पूरा जाम लग गया था। तो ऐसे में जब तक वो ट्रक उस पुलिया के ऊपर से साइड में नहीं हटाया जाता तब तक हम लोग वहीं पर फंसे रहने वाले थे। और ट्रक के हटाने के बाद भी अब वापस से सभी गाड़ी वाले रिवर्स लेकर ही पीछे की तरफ जा रहे थे। पर पता नहीं कब तक हम लोग वहां से निकलते। इसी वजह से हम सभी लोग मेरे मामा की बात मान लेते हैं और उन्होंने हमें जिस तरफ के लिए कहा था हम हमारी कार को उसी तरफ घुमा लेते हैं। फिर आगे थोड़ी ही दूर जाने के बाद हम लोगों को उस रिंग रोड के बगल में ही एक छोटा सा कच्चा रास्ता दिखाई देता है, जिसके बगल में एक बड़ा सा लोहे का बोर्ड लगा हुआ था। पर उस लोहे के बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा धुंधला हो गया था, जिसकी वजह से वो हमें ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन नीचे की तरफ जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था वो हमें ठीक तरीके से समझ में आ गया था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि इस रास्ते पर आगे की तरफ जो एरिया आने वाला है वो एक जंगल नुमा एरिया है, जो कि सरिस्का जंगल का ही एक हिस्सा है। अब सरिस्का का नाम पढ़ते ही मेरे पापा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले भी कई बार कहा था कि वो अपने जमाने के टाइम पर कई बार अपने दोस्तों के साथ सरिस्का में टाइगर सफारी करने के लिए गए थे। तो इसी वजह से सरिस्का का नाम पढ़ते ही मेरे पापा फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर तो मैं पहले भी बहुत बार घुमा हुआ हूँ, तो आगे के रास्तों को मैं अच्छी तरीके से पहचान लूंगा। लेकिन उस वक्त मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो 20 साल के बाद वहां पर घूमने आए हैं। तो पिछले 20 सालों में तो जंगल के अंदर का बहुत कुछ बदल चुका होगा। बहुत सारे रास्ते ऐसे होंगे जो अब बंद हो चुके होंगे, या फिर बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होंगे जो नए शुरू हो गए होंगे। पर अब क्योंकि फादर साहब का कहना था तो फादर साहब की बात को कौन टाल सकता था। और उस वक्त गाड़ी में वही एक ऐसे शख्स थे जिनकी कही हुई बात को कोई भी नहीं टाल सकता था। अब मेरे पापा ने उस जंगल नुमा कच्चे रास्ते पर हमारी कार को आगे की तरफ बढ़ा लिया था। लेकिन फिर उस रास्ते पर जैसे ही हम लोगों ने 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय किया
तो अब पिछले काफी टाइम से आसमान में जो काले बादल छाए हुए थे वो धीरे धीरे बारिश की बूंदों में बदलकर नीचे की तरफ गिरने लगे थे। और देखते ही देखते बाहर की तरफ एक मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई थी और उस बारिश के साथ ही आसमान में काफी तेज आवाज करते हुए बिजलियां भी कड़कने लगी थी। पर जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो पापा ने जब गाड़ी का वाइपर शुरू किया तो गाड़ी का वाइपर बहुत कम काम कर रहा था और कुछ ही देर बाद तो उसने काम करना ही बंद कर दिया था। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वो मुश्किल से 1-2 बार काम कर रहा था। इसी वजह से अब पापा को बारिश में गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब हम लोग उस वक्त थे भी एक ऐसी जगह पर जहां हम लोग सड़क के किनारे अपनी गाड़ी को खड़ा करके रख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक जंगल वाला इलाका था और वहां पर जंगली जानवरों का काफी ज्यादा डर था। लेकिन उस वक्त जिस चीज से हमें डरना चाहिए था उस चीज के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। पर थोड़ी ही देर में अब उन सब चीजों की शुरुआत होने वाली थी जिनकी वजह से हम लोग आज तक भी उस ट्रिप को हमारे जहन से नहीं निकाल पाए हुए थे। दरअसल जब वो बारिश होने लगी और गाड़ी का वाइपर थोड़ा खराब होने की वजह से जब पापा गाड़ी को धीरे चलाने लगे तो मेरी मम्मी मेरे पापा के ऊपर थोड़ा गुस्सा करने लगती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि मैंने आपसे कहा था कि जयपुर से निकलते वक्त ही खाना खा लेते हैं। अब रात के 11:30 बज गए हैं और अब आप हम लोगों को इस जंगल वाले रास्ते पर लेकर आ गए हैं और यहाँ तो दूर दूर तक भी खाने का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। और भला ऐसे जंगल वाले रास्ते पर कोई होटल या ढाबा कहां से मिलेगा? अब क्योंकि पापा की गलती थी तो इस वजह से अब पापा मम्मी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे और चुपचाप गाड़ी चलाते हुए उनकी बातों को सुन रहे थे। अभी पापा उनकी बातों को सुन ही रहे थे कि तभी एक ढलान में गाड़ी उतरने के बाद हम लोगों को उसी सड़क पर बगल में एक बड़ा सी गार्डन टाइप की जगह दिखाई देती है और उस गार्डन टाइप की जगह के बिल्कुल सामने ही एक ढाबे के जैसा कुछ बना हुआ था और उस ढाबे पर काफी सारी लाइट लगी हुई थी जिनकी झपझपाहट हमें दूर से ही दिखाई दे गई थी। जब मैंने उस ढाबे को देखा तो मैं पीछे वाली सीट पर बैठा बैठा ही जोर से आवाज लगाकर कहता हूं कि अरे पापा वो देखो, लगता है वहां पर कोई ढाबा बना हुआ है। चलो हम लोग आज इसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो पेट में काफी ज्यादा चूहे कूद रहे हैं। अब जैसे ही मेरे ऐसा कहने के बाद सभी लोगों ने उस ढाबे की तरफ देखा तो हर कोई वहीं पर रुककर ही खाना खाने की बात कह रहा था। तो अब सभी लोगों की बात मानकर मेरे पापा भी उस ढाबे पर खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त सभी लोगों को भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि कोई भी अपने दिमाग में ये बात नहीं सोच पा रहा था कि आखिर इस सुनसान जगह पर और इस जंगल वाले इलाके में भला ये ढाबा क्यों बना हुआ है, क्योंकि उस रास्ते को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे यहाँ से कोई बहुत ज्यादा मुसाफिर गुजरते होंगे जिससे ये ढाबा चल रहा है। और शायद अगर उस रात हमारे दिमाग में ये सब बातें आ जाती तो हम उस मुसीबत में नहीं फंसते। पर क्योंकि भूख इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों को उस वक्त इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि ये ढाबा कौन सी जगह पर बना हुआ है। उस वक्त हम लोगों को तो सिर्फ खाना चाहिए था। इसी वजह से मेरे पापा उस ढाबे के बिल्कुल बगल में ही ले जाकर हमारी उस कार को रोक देते हैं। पर जैसे ही हमारी कार उस ढाबे के सामने जाकर रुकी और हम लोग एक एक फाटक खोलकर उस कार से नीचे उतरे तो हमारे नीचे उतरते ही उस ढाबे की जो सारी लाइटें थीं वो एक झप की आवाज करके बंद हो गई थी और उन लाइटों के बंद होते ही वहां पर चारों तरफ घना अंधेरा पसर गया था। उन लाइटों को बंद होता हुआ देखकर मेरी मम्मी हम लोगों से कहती हैं कि बड़ी ही अजीब बात है, हम लोगों के गाड़ी से नीचे उतरते ही इस ढाबे की सारी लाइट बंद क्यों हो गई? तो उनके ऐसा कहते ही मेरे पापा कहते हैं कि अरे हो सकता है बारिश का मौसम है, इस वजह से लाइट चली गई होगी। पर क्योंकि उस मूसलाधार बारिश में हम लोग ज्यादा देर तक उस गाड़ी के पास भी खड़े नहीं रह सकते थे, इसी वजह से गाड़ी से नीचे उतरते ही सभी लोग अपने आप को बारिश की उन गिरती हुई बूंदों से बचाते हुए उस ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। उस वक्त वो ढाबा देखने में तो काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, लेकिन दूर से जब हमें उसके ऊपर वो चमचमाती हुई लाइट दिखाई दी थी तो हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कोई पुराना जर्जर टाइप का ढाबा है। पर जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें दिखाई दिया कि वो ढाबा एक झोपड़ी के जैसा बना हुआ था, पर उस वक्त उसकी छत के ऊपर कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि लोहे की टीन सेट लगी हुई थी और आगे की तरफ एक खुला एरिया था जहां पर खाना खाने वाली टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी। पर जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे
तो हमें दिखाई दिया कि उस पूरे ढाबे के अंदर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ना ही वहां पर कोई लाइट या फिर रोशनी है। लेकिन बाहर की तरफ जो खाना बनाने की जगह थी उसमें आग जली हुई थी और वहां पर काफी सारे पतीले रखे हुए थे। उन पतीलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें पकी हुई सब्जियां रखी हुई हैं, क्योंकि उस तरफ से खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे ही हम सब ने वहां पर उस चूल्हे में आग जलती हुई देखी तो उस जलती हुई आग को देखकर हमें इतना तो अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई तो है, पर उस वक्त वो जो कोई भी था वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी जब मेरे पापा ने वहां खड़े होकर आवाज लगाई कि अरे भाई कोई है यहाँ, तो उनके ऐसे आवाज लगाते ही हमें अंदर की तरफ से किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही हमने वो किसी के खांसने की आवाज सुनी तो हमें इतना तो यकीन हो गया कि अंदर की तरफ कोई है, पर तभी सामने की तरफ जहां पर वो कुर्सी टेबल लगी हुई थी उसके आगे का दरवाजा खुलता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो हमें उस दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस वक्त उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में एक लालटेन ले रखी थी और उसकी कमर थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी। फिर हम लोगों को वहां खड़ा हुआ देखकर वो हमसे कहता है कि अरे आइए साहब बैठिए, बताइए क्या लेना है आपको, चाय, नाश्ता या फिर खाना लगा दूं। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने ये बात बोली तो हम उसकी उस बात का कोई जवाब देने के बजाय एक चीज से काफी ज्यादा चौंक गए थे और वो चीज ये थी कि जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने वो दरवाजा खोला तो हमें अंदर की तरफ से काफी सारे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि कोई 20 से 25 लोग एक जगह पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे हों। जैसे ही हमें वो शोर सुनाई दिया तो हम बड़े ही गौर से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगते हैं, पर तभी उसके पीछे एक लड़की आती है जो कि अंदर की तरफ से ही निकल कर आई थी। उस लड़की ने वहां आते ही उस बूढ़े आदमी से कहा कि अरे बाबा जरा साइड में हटो। जैसे ही उस लड़की ने ये बात बोली तो बूढ़ा आदमी उस लालटेन को लेकर बाहर आ जाता है, पर उसके बाहर आते ही हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अपने दोनों हाथों से एक बड़े से पतीले को कपड़े के सहारे पकड़कर बाहर की तरफ ला रही थी। जब उसने उस पतीले को कपड़े से पकड़ रखा था तो उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पतीला काफी गर्म है, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी हमारे थोड़ा पास आकर खड़ा हो गया था और उसने फिर से वही सब बातें पूछी कि आपको क्या लेना है। तो उसके ऐसा कहते ही हम लोग उससे कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं, तो क्या हमें खाना मिल जाएगा। हमारे मुंह से ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी पहले तो थोड़ा सा हंसता है और फिर हंसते हंसते हमसे कहता है कि अगर यहीं पर ही तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। आसपास के इस पूरे एरिया में यही सिर्फ एक ऐसा ढाबा है जहां पर दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही खाना मिलना शुरू हो जाता है। अब जब उस बूढ़े आदमी ने हमसे ये बात कही तो हमें उसकी ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। इसी वजह से मेरे पापा उससे कहते हैं कि अंधेरा होते ही खाना मिलने का क्या मतलब है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे साहब, हमारे ढाबे पर सिर्फ शाम से लेकर सुबह तक ही खाना मिलता है। दिन के वक्त इस रास्ते से कोई इतना ज्यादा गुजरता तो है नहीं, इसी वजह से हम लोग दिन के टाइम खाना बंद रखते हैं और सिर्फ चाय नाश्ता ही चालू रखते हैं। अब उस बूढ़े आदमी ने ये बात कहकर हम लोगों को एक हाथ से इशारा करते हुए बगल में लगी हुई कुर्सी टेबलों की तरफ बैठने के लिए कहा था, जो कि वहां उस ढाबे के एक कोने में लगी हुई थी। उसके द्वारा उस तरफ इशारा करते ही हम सारे के सारे लोग वहां जाकर बैठने लगते हैं। पर जैसे ही हम लोग वहां जाकर बैठने लगे तो हमें दिखाई दिया कि उन कुर्सी टेबलों के ऊपर इतनी ज्यादा धूल जमी हुई है कि जैसे उनके ऊपर कई दिनों से किसी ने कपड़ा ही ना मारा हो। अब जैसे ही हमने वो चीज देखी तो मेरे पापा थोड़ा गुस्से में उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि अरे बाबा, कम से कम इन बैठने वाली कुर्सी टेबलों को तो साफ रखा करो, देखो इनके ऊपर कितनी ज्यादा धूल जमी हुई है। अभी वो बूढ़ा आदमी उस लालटेन को लेकर खाना बनाने वाली जगह की तरफ जा ही रहा था कि तभी जैसे ही मेरे पापा ने ये बात बोली तो वो अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे की तरफ देखता है। पर जिस वक्त वो मेरे पापा को गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देख रहा था, उस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए थे। उसकी आंखें काफी मोटी मोटी दिखाई दे रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। और उसी गुस्से वाले भाव के साथ उसने एक गुस्से वाली आवाज में कहा कि वहां बगल में वो कपड़ा टंगा हुआ है, उसको उठाकर साफ कर लो। अब जब उसने ये बात कही तो हम सब लोग उसकी तरफ देखकर
एक पल के लिए तो काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि अमूमन इंसान की गर्दन जितना साइड में घूमती है, उस वक्त उस बूढ़े आदमी की गर्दन उससे कहीं ज्यादा पीछे की तरफ घूम गई थी। हालांकि वो पूरा पीछे की तरफ नहीं घूमी थी, लेकिन जितना भी घूमी थी उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी नॉर्मल इंसान की गर्दन इतना पीछे की तरफ घूम सकती है। पर फिर हम सभी लोग उसके ऊपर से ध्यान हटा देते हैं और वहां पास में ही जो कपड़ा टंगा हुआ था उसको उठाकर उन कुर्सी टेबलों को साफ करने लगते हैं, और फिर उनके ऊपर से सारी धूल साफ करने के बाद हम वहां पर बैठ गए थे। अभी हम वहां बैठे बैठे खाने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी अंदर की तरफ उस दरवाजे के पीछे से जो शोर आ रहा था, उस शोर को सुनकर हम सभी लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि भला अंदर इतने सारे लोग कहां से आ गए। बाहर की तरफ तो ना ही कोई गाड़ी खड़ी हुई है और ना ही कुछ और है। इस पूरे ढाबे पर तो हमारी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक कोई भी दूसरा शख्स दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही उस वक्त जब हम वहां पर बैठे बैठे उस ढाबे से सामने की तरफ देख रहे थे जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसी दौरान हमारी नजर उस सड़क के बिल्कुल दूसरी तरफ भी पड़ रही थी, जहां पर उस ढाबे के बिल्कुल सामने उस सुंदर सा पार्क बना हुआ था। उस पार्क को देखकर मैं मेरे पापा से कहता हूं कि भला इस सुनसान जंगल वाली सड़क पर यह इतना सुंदर पर किसने बनाया होगा। ये पार्क तो किसी शहर वाले पार्क की तरह लग रहा है। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरे मामा मुझसे कहते हैं कि शायद ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसी शख्स ने यहाँ इस सुनसान रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये पार्क बनाया होगा, ताकि वो लोग यहाँ रुककर थोड़ा आराम कर सके। अभी हम आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वो जो लड़की थी जो अभी कुछ टाइम पहले उस दरवाजे के पीछे से वो पतीला लेकर निकली थी, वो हम सभी के लिए वहां पर खाना लेकर आ जाती हैं। और जिस वक्त वो हम लोगों को खाना परोस रही थी, उस वक्त वो हम में से हर शख्स की तरफ अजीब तरीके से देख रही थी। उस वक्त उसकी निगाहें हर किसी के चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए टिकती और फिर उसके बाद वो उसी तरीके से उसके बगल में बैठे हुए दूसरे शख्स को देखने लग जाती थी। उसके हाथ हम लोगों को खाना परोस रहे थे, लेकिन उसकी नजरें नीचे की तरफ खाना परोसते टाइम उस तरफ नहीं थी। वो तो हम लोगों के चेहरों की तरफ देख रही थी। लेकिन जैसे ही खाना परोसने के बाद वो जाने लगी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी और उस चीज को मैंने नोटिस कर लिया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले कहा कि उस वक्त हम लोगों को भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि हम दूसरी किसी भी चीज की तरफ ज्यादा गौर नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से उस वक्त हमारे साथ वहां पर जो कुछ हो रहा था हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। इसके साथ ही जब हम वहां बैठे बैठे खाना खा रहे थे, तो जिस कोने में बैठकर हम लोग उन कुर्सी टेबलों के ऊपर खाना खा रहे थे, उसके बिल्कुल ठीक सामने ही उस ढाबे पर वो खाना बनाने वाली जगह थी जहां पर वो चूल्हा जला हुआ था, और वहां अलग अलग पतीलों में वो सब्जियां रखी हुई थी जिनकी खुशबू हमें वहां उस ढाबे पर पहुंचते ही महसूस हो गई थी। पर अब जब वही सारी सब्जियां हमारे सामने थाली में थी, तो हम लोग भूखे भेड़ियों की तरह उस खाने के ऊपर टूट पड़े थे और हर कोई दूसरी तरफ ध्यान दिए बिना सीधा खाने पर ध्यान दे रहा था। पर पता नहीं मुझे उस ढाबे पर कुछ अजीब सा महसूस क्यों हो रहा था, और इसी वजह से मैं खाना खाते वक्त बार बार उस जगह की तरफ देख रहा था जहां पर वो चूल्हा जल रहा था। जब मैं उस तरफ देख रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो वहीं पर खड़ा खड़ा एक तक हम सभी लोगों की तरफ देख रहा है, और हम लोग जैसे जैसे उस खाने को खाते जा रहे थे वैसे वैसे ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ रही थी। लेकिन तभी वो लड़की फिर से हम लोगों के लिए और खाना लेकर आ जाती है और हम लोग फिर से उससे खाना लेकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी उस दरवाजे के पीछे से एक बूढ़ी औरत भी निकल कर आती है, और उस बूढ़ी औरत ने भी अपने हाथ में बिल्कुल उस बूढ़े आदमी के जैसी ही एक पुरानी जर्जर हो चुकी लालटेन ले रखी थी। पर उस वक्त वो लालटेन बिल्कुल अच्छी कंडीशन में जली हुई थी। साथ ही उस बूढ़ी औरत की कमर भी उस बूढ़े आदमी की तरह थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी, और उस बूढ़ी औरत ने तो अपने हाथ में एक लकड़ी भी ले रखी थी जिस लकड़ी के सहारे वो चल रही थी। जब वो बूढ़ी औरत उस दरवाजे से निकलकर उस बूढ़े आदमी के पास में जाकर वहां पर खड़ी हो गई, तो हमें लगा कि शायद ये भी इन्हीं लोगों के साथ हैं जो इस ढाबे पर काम करती हैं। इसके बाद कुछ ही देर में हम सभी लोग खाना खाकर बिल्कुल फ्री हो चुके थे, पर भूख के मारे हम लोगों ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही खाना खा लिया था, जिसकी वजह से हमें खाना खाते ही हल्की हल्की नींद आने लगी थी। और शायद नींद आने के पीछे की वजह यह भी थी कि हम लोग पिछले 8 से 10 घंटे से लगातार सफर तय करते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारा बदन
पूरी तरीके से अकड़ चुका था और शरीर में एक अजीब सी थकान आ गई थी। पर जैसे ही हम लोग खाना खाकर थोड़ा फ्री हुए तो बाहर की तरफ जो बारिश थी वो अब पूरी तरीके से रुक चुकी थी। बारिश के रुकते ही हम लोगों ने सोचा कि अब आगे का सफर तय करना थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हम लोग खाना खाकर उठे तो हम लोगों से ठीक तरीके से चला भी नहीं जा रहा था और हमारा सिर अजीब तरीके से घूम रहा था। इसके साथ ही आंखों में बहुत ज्यादा नींद भर गई थी। उस चीज की वजह से हम लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि अब हम लोगों का थोड़ा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। जिसके चलते जब मेरे पापा ने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे पूछा कि हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर हम सभी लोग थोड़ा आराम कर सकें, तो वो बूढ़ा आदमी मुंह से तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन अपने एक हाथ की उंगली से उस ढाबे के बिल्कुल सामने की तरफ वो जो पार्क था उसकी तरफ इशारा करता है। और उस बूढ़े आदमी का इशारा पाते ही मेरे पापा भी उस पार्क में आराम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पार्क था वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। नीचे की तरफ हरी भरी घास उगी हुई थी और छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए थे जिनमें कई तरह के सुनहरे फूल थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात थी वो ये थी कि जैसे ही मेरे पापा उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसको खाने के पैसे देने लगे तो वो बूढ़ा आदमी हम लोगों से खाने के पैसे लेने के लिए मना कर देता है। जब ये चीज हुई तो पहले तो हमें बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन जब हमने उस बूढ़े आदमी से इस चीज के पीछे की वजह पूछी तो वो हम लोगों से कहता है कि मैं किसी भी शख्स से तब तक पैसे नहीं लेता हूं जब तक हमारे यहाँ का खाया हुआ खाना उसको पच नहीं जाता। आप लोग सामने की तरफ जाकर आराम करो और कुछ देर आराम करने के बाद जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो उसके बाद जाते टाइम आप पैसे दे जाना। मैं कहीं भागकर थोड़ी जा रहा हूं। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने बात कही तो उसकी वो बात सुनकर हम लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बूढ़ा आदमी दिल का कितना ज्यादा अच्छा है। पर उस वक्त उसने हमसे पैसे क्यों नहीं लिए थे, इसके पीछे की जो असल वजह थी वो उस वक्त हमें पता नहीं चल रही थी। पर फिर हम लोग हमारी कार की तरफ जाते हैं और कार में से हमारी जो चटाई थी उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि चटाई हम लोग घर से ही लेकर आए थे कि अगर रास्ते में कहीं पर सड़क के किनारे बैठकर खाना खाने का प्रोग्राम बन गया तो हम उस चटाई को बिछाकर आराम से उसके ऊपर बैठकर खाना खा लेंगे। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो खाना उस ढाबे के ऊपर ही खा लिया था, तो फिर हम लोग उस चटाई को क्यों निकाल रहे थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही बारिश रुकी थी तो इस वजह से उस पार्क के अंदर जो नीचे की तरफ हरी भरी घास थी वो थोड़ी गीली थी, जिसकी वजह से जैसे ही हम लोग उस गीली घास के ऊपर लेटते थे तो हमारे कपड़े खराब हो सकते थे। इसी वजह से हम लोगों ने हमारी छड़ाई को निकाल लिया था कि हम उसको बिछाकर उसके ऊपर लेट जाएंगे। पर बाकी के लोग तो चटाई और कुछ सामान लेकर उस पार्क की तरफ चले गए थे। लेकिन तभी मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि अरे महीप बेटा, जरा कार के अंदर से पानी की बोतल निकाल लाना, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद थोड़ी प्यास लगती है। पापा के ऐसा कहते ही मैं बीच रास्ते से ही वापस कार की तरफ लौटने लगता हूँ। पर जैसे ही मैंने कार का फाटक खोलकर उस पानी वाली बोतल को निकाला तो मुझे दिखाई दिया कि उस बोतल में तो सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है। उस उतने से पानी को देखकर मैं सोचता हूँ कि मैं अभी सामने की तरफ ढाबे के ऊपर जाकर फिर से इस बोतल में पानी भर लाता हूँ। यही बात सोचकर मैंने उस बोतल के अंदर वो जो थोड़ा बहुत पानी था उसको भी वहीं पर खाली कर दिया था और फिर मैं उस खाली बोतल को लेकर ही उस ढाबे की तरफ जाने लगा था। लेकिन जब मैं उस ढाबे की तरफ फिर से जा रहा था तो उस वक्त बाहर की तरफ ना ही तो वो बूढ़ा आदमी था ना ही वो बूढ़ी औरत थी, और अब तो वो लड़की भी मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। पर जैसे ही मैं फिर से ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां पर बैठकर हमने खाना खाया था तो अब मैं उस नल की तरफ बढ़ने लगता हूं जिस नल पर हम लोगों ने खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोया था। अब जैसे ही मैं उस नल के पास गया और उसको खोलकर अपनी बोतल भरने लगा तो मुझे बोतल में पानी के गिरने की आवाज सुनाई देने लगी थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त बारिश की वजह से काफी टाइम पहले से ही लाइट कटी हुई थी तो अब वहां पर अंधेरा था, जिसकी वजह से मुझे उस बोतल के अंदर का कुछ ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। और सच कहूं तो उस वक्त मेरा ध्यान बोतल की तरफ था भी नहीं। मैं तो उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जिस दरवाजे के अंदर से वो इतने सारे लोगों की आवाजें आ रही थी। और जिस वक्त मैं वो पानी की बोतल भर रहा था उस टाइम भी वो आवाजें मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से वैसे की वैसे ही सुनाई दे रही थी।
अब उन आवाजों को फिर से महसूस करते ही मैं बोतल को भरने के बाद अपने कदमों को उसी दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगता हूं। लेकिन बोतल को भरने के बाद भी मैंने गौर से बोतल की तरफ देखा नहीं था कि मैंने बोतल में पानी भरा है या फिर कुछ और ही भरा है। उस वक्त मेरे कदम जैसे जैसे उस दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही पता नहीं क्यों पर मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन होती जा रही थी। और जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर उस दरवाजे के आगे जो कुछ भी नजारा था, उस नजारे को देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। और मुझे ये समझ में आ गया था कि आज मैं और मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्योंकि जब मैंने उस दरवाजे के अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तो एक बड़ा सा तालाब है और वो तालाब उस दरवाजे की दहलीज तक था, जिसमें काफी सारा पानी भरा हुआ था। और उस तालाब पर सामने की तरफ उसके किनारों पर 4 से 5 बरगद के पेड़ थे और उन बरगद के पेड़ों पर कई सारे लोगों की लाशें लटकी हुई थीं। उनकी वो लाशें फांसी के फंदे के बल बरगद के पेड़ों से लटकी हुई थीं। एक बरगद के पेड़ पर कम से कम 10 से 12 लोगों की लाशें लटकी हुई थीं। और वहां पर जो लाशें थीं वो सिर्फ मर्द लोगों की ही नहीं थीं, बल्कि उन 20 से 25 लाशों में औरतें, छोटे बच्चे और जो भी बूढ़े लोग थे वो सारे के सारे थे। लेकिन जिस वक्त वो फांसी के फंदे के बल और बरगद के पेड़ों से लटके हुए थे, उस वक्त भी वो किसी जिंदा इंसान की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। भले ही फांसी का फंदा उनके गले में फंसा हुआ था और वो उस फांसी के फंदे के बल ही अपने पूरे शरीर के वजन पर वहां लटके हुए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का दम नहीं घुट रहा था। और वो चीज देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि यहां पर कुछ बहुत ही भयंकर हो रहा है। लेकिन तभी एकाएक ही मेरी नजर उन लोगों के पैरों की तरफ चली जाती है और जैसे ही मैं उन लोगों के पैरों की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उन सभी के सभी लोगों के पैरों के जो पंजे थे वो बिल्कुल उल्टे हो रखे हैं। यानी कि उनकी एड़ियां तो आगे की तरफ हैं और पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ। उस चीज को देखते ही मैं समझ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर उन सब चीजों को देखने के बाद मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि अब मेरा शरीर पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुका था और मेरे चेहरे पर बिल्कुल पसीना आ गया था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत करके जैसे ही वापस सामने की तरफ जो पार्क था उसकी तरफ जाकर मेरे घर वालों को वो बातें बताने के लिए पीछे पलटा, तो पीछे की तरफ पलटते ही मैं थोड़ा सा हकलाकर 2 कदम पीछे होकर उस दरवाजे से टकरा जाता हूं और टकराते ही मैं उस तालाब में पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि तभी मेरा एक हाथ उस दरवाजे को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मैं नीचे उस पानी में गिरता गिरता बच गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पीछे मुड़ते ही मैंने ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो मेरे ठीक पीछे उस वक्त वही लड़की खड़ी हुई थी जो हम लोगों को वहां पर वो खाना लाकर परोस रही थी। लेकिन अब उस लड़की का जो हुलिया था वो पूरी तरीके से बदल गया था। अभी कुछ टाइम पहले खाना परोसते वक्त जो लड़की मुझे बिल्कुल सीधी सादी और भोली भाली दिखाई दे रही थी, अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बल्कि उसकी जो आंखें थीं वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थीं और उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच था वो गायब था, जिसकी वजह से उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थीं। इसके साथ ही उसके होठों पर किसी जंगली जानवर की तरह 2 लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ आए हुए थे और उसके जो होंठ थे वो जगह जगह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए थे, जिसकी वजह से उन होठों से एक अजीब सी खून की लार टपक रही थी। लेकिन वो जो खून था वो जिंदा इंसानों की तरह कोई लाल खून नहीं था, बल्कि वो तो एक काला खून था। यानी कि कुल मिलाकर उस वक्त वो लड़की मेरे सामने एक भटकती हुई डायन या फिर चुड़ैल वाले हुलिये में थी। और इतने डरावने हुलिये में उस लड़की को अपने इतना करीब खड़ा हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। पर तभी मेरे को उस तरीके से डरता हुआ देखकर वो लड़की काफी अजीब सी आवाज में हंसने लगी थी और अपनी गर्दन को एक तरफ अजीब तरीके से झुकाते हुए मुझे उसी भारी सी आवाज में कहने लगी थी कि मरोगे तुम सब लोग, मरोगे, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब जैसे ही मैंने उसके मुंह से वो आवाज सुनी तो मेरे मुंह से एक बहुत ही भयंकर चीख निकल गई। पर जैसे ही मैं वहां पर चीखा तो वो लड़की पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई और उस लड़की के गायब होते ही मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहां से इतना तेज सामने की तरफ
जो पार्क था जहां पर मेरी फैमिली के सारे लोग आराम कर रहे थे, उनकी तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं सड़क को पार करने लगा तो एक तरफ से एक इतना तेज स्पीड में ट्रक आता है कि उस ट्रक से मेरी टक्कर होते होते ही बची थी। पर उतनी तेज स्पीड में जब वो ट्रक वहां से गुजरा तो मैं ये चीज समझ ही नहीं पाया कि आखिर इस जंगल वाले रास्ते पर कोई इतनी तेज स्पीड में इस ट्रक को कैसे चला रहा है। लेकिन फिर मैं उस बात को छोड़ता हूं और सामने की तरफ दौड़ता हुआ उस पार्क में जाता हूं जहां पर मेरी फैमिली के सभी लोग लेटे हुए थे। पर जैसे मैं वहां पर गया तो मुझे दिखाई दिया कि वो लोग तो एक जगह पर किसी कूड़े के ढेर की तरफ पड़े हुए हैं। यानी कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद खुद की मर्जी से वहां पर लेटने से पहले ही वो लोग बेहोश होकर उस तरीके से वहां पर गिर गए थे। पहले तो मैंने उन लोगों को जगाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन जब वो लोग होश में नहीं आए तो फिर मैंने अपने हाथ में जो पानी की बोतल ले रखी थी, मैं उस पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर उनके ऊपर पानी छिड़क कर उनको होश में लाने की सोचता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला और उस बोतल के अंदर से पानी निकालने के लिए जैसे ही अपनी हथेली में उस पानी को लिया तो उस वक्त मेरी हथेली में जो कुछ था उसको देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस पूरी बोतल में पानी नहीं बल्कि ठीक वैसा ही काला काला खून भरा हुआ था, जैसा काला खून अभी उस लड़की के होठों से लार के रूप में टपक रहा था। यानी कि उस नल से मैं पानी नहीं बल्कि खून भरकर लाया था। पर वो इतना खून उस नल के अंदर कहां से आ रहा था ये मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर मैं हाथ जोड़कर भगवान से वहां पर प्रार्थना करने लगता हूं कि हे भगवान, किसी भी तरीके से मुझे और मेरे पूरे परिवार को इस मुसीबत से बचा लो। अभी मैं वैसी प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मेरे प्रार्थना करते ही वापस से आसमान से कुछ बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। और जब वो बारिश की बूंदें वहां पर लेटे हुए मेरे परिवार के लोगों के चेहरों पर गिरती हैं तो उनको होश आता है। और जैसे ही उनको होश आता है तो जब उनके होश में आने के बाद मैं उनको वो सारी चीजें बताता हूं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद हम सभी लोग वहां से भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर उस ढाबे की तरफ देखे बिना ही वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सुनसान सरिस्का की जंगल वाली सड़क आगे की तरफ जाकर फिर से एक हाईवे पर निकलती है और थोड़ा बहुत सिटी वाला इलाका आता है तो हम लोग वहीं पर अपनी कार को रोक देते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने हम लोगों से साफ साफ कह दिया था कि अब हम लोग ना ही तो पुष्कर घूमने जाएंगे और ना ही कहीं और जाएंगे, बल्कि हम लोग यहीं से वापस लौट जाएंगे। लेकिन वो पूरी रात तो हम लोगों ने कैसे भी करके उस गाड़ी में ही गुजरी और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो हम वापस से उसी रास्ते से दिन के वक्त लौट आए थे। लेकिन अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर तो आप लोग मेरी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही हम उस जंगल वाले रास्ते से वापस लौटे तो जिस जगह पर वो ढाबा बना हुआ था उस जगह पर जैसे ही हमारी कार वहां से गुजरी तो हमें दिखाई दिया कि वहां पर तो अब दिन के वक्त कोई ढाबा था ही नहीं, बल्कि उस सड़क के एक तरफ तो वो जो मैंने तालाब देखा था वो तालाब था और उस तालाब के सामने की तरफ किनारों में वही 4 से 5 बरगद के पेड़ थे। पर उस वक्त दिन में तो उन बरगद के पेड़ों से लटकी हुई कोई भी लाश हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन हमारी फटकर पिचेत्र तो तब हुई जब हमने उस ढाबे के ठीक सामने की तरफ वो जो पार्क था उस तरफ देखा। और जैसे ही हमने उस तरफ देखा तो हमें दिखाई दिया कि वहां पर वो कोई भी पार्क नहीं था, बल्कि वो तो एक पुराना वीरान पड़ा हुआ कब्रिस्तान था जहां पर काफी सारी कब्रें बनी हुई थी। यानी कि अब ना ही तो वहां पर कोई हरी भरी घास थी और ना ही कोई फूल पत्ती वाले पेड़ पौधे थे, बल्कि वो एक काफी गंदगी से भरी हुई और सूखे हुए घास की जगह थी। लेकिन वहां पर वो जो कब्रें थी उन कब्रों को देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि ये तो एक पुराना कब्रिस्तान है। और उन सब चीजों को हमने चलती हुई कार में से ही कुछ ही सेकंड में नोटिस कर लिया था, क्योंकि हम लोग गलती से भी फिर से हमारी कार को वहां पर नहीं रोकना चाहते थे और फिर हम लोग किसी भी जगह पर घूमे बिना ही वापस सीधा अपने घर पर लौट आए थे। लेकिन घर पर लौटने के बाद भी सभी लोगों की तबीयत अचानक से ही खराब होने लगी थी। हर किसी को बहुत तेज बुखार आने लगा था और सभी लोगों के हाथ पैर दर्द के मारे टूटने लगे थे। पर जब मेरे मामी मामा ने हमारी नानी को ये सारी बातें बताई तो मेरी नानी ने हमारे घर पर आकर हमारे घर का शुद्धिकरण करवाया और हम सभी लोगों के ऊपर से किसी बुरी बला का साया उतारने के लिए उतारा दिलवाया। और उसके बाद हमारे घर पर एक बहुत बड़ी पूजा भी हुई थी, क्योंकि जिन पंडित जी को नानी हमारे घर पर लेकर आई थी
उन्होंने हमसे साफ साफ कह दिया था कि अगर आप सब लोग ये सब चीजें नहीं करवाओगे तो आपके साथ आगे जाकर कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन फिर अब वो सब चीजें करवाने के बाद तो इतने सालों में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग आज तक भी उस घटना को अपने जहन से नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन आज तक हमें यह भी समझ में नहीं आया कि उस रात हमारे साथ जो कुछ हुआ था वो क्या था। अगर आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद कुछ समझ पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। हर किस्सा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सच था या बस एक रूहानी एहसास? कभी कोई परछाई पीछा छोड़ जाती है तो कभी किसी आवाज की गूंज देर तक कानों में ठहर जाती है। पर एक बात तो तय है, जहां भी डर है वहां कोई कहानी जरूर है। तो आज के रूहानी सफर का यही था एक और किस्सा। पर याद रखना, रूहें कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो बस अगली कहानी का इंतजार करती है। तो फिर मिलेंगे एक नए डर, एक नए राज और एक नई रूहानी कहानी के साथ।